यूपीएससी देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक, जिसे पास करके लोग आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसी सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। हर साल लाखों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में कुछ सैकड़ों लोग ही पहुंच पाते हैं। लेकिन सोचिए, मेरिट में आने के बाद भी अगर आपको सालों तक सर्विस ना मिले तो। आज हमारे साथ शिवम कुमार मौजूद हैं, जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद 2008 में यूपीएससी की परीक्षा दी थी। लेकिन 15 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब उन्हें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस एलोकेट हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट में। तो आपको ये यूपीएससी की परीक्षा आपने साल 2008 में जो है दी थी, लेकिन सर्विस ज्वाइन करते करते 15 साल का लगभग समय बीत गया। इसके पीछे की क्या तकनीकियाँ रहीं? आप पहले क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए? ज़रा हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ा सा पहले बताइए, इसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2008 जो फाइनली 2009 में उसका रिज़ल्ट आया, तो उस रिज़ल्ट में हमारा नाम नहीं था सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में। फिर जबकि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए थे, रिटन भी अच्छा हुआ था, और फाइनल सिलेक्शन में नहीं आने के बाद फिर हमने लीगल स्टेप्स लिए। पहली बार कैट में केस फाइल किया 2009 में कि वो उस विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में जो कोटा होता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और यूपीएससी में, सॉरी, मैं आपको बस दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यूपीएससी में 1% जो है रिजर्वेशन होता है जी, यस, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। मान लीजिए अगर 900 सीट्स हैं तो 9 लोग विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी के होंगे, पर केवल 4 लोगों को ही अपॉइंट किया गया था उस साल, सेलेक्ट किया गया था इनिशियली। तो और सीटें कितनी थी उस साल? सीटें उन्होंने डिक्लेयर ही 4 की थी, जबकि 1% रिजर्वेशन के अनुसार 881 वैकेंसीज थी, तो 9 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 4 ही उन्होंने सीट रिजर्व की थी और 4 ही सेलेक्ट भी किए। तो अगर वो ज़्यादा करते, 9 करते, तो मैं हमारा नाम भी आ जाता। पर उन्होंने इसी बेसिस पे हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में 2009 में पहली बार केस फाइल किया, जिसको ओए बोलते हैं, ओरिजिनल एप्लीकेशन। उसमें हमने क्लेम किया कि 2009 की वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी जो 1996 से लेके 2008 तक या 2004 तक तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। तो बहुत सारी वैकेंसी ईच ईयर पेंडिंग थी, जिनको बैकलॉग वैकेंसी जो हो गई उस ईयर तक, तो उन वैकेंसीज के आधार पे उस ईयर की वैकेंसी और 96 से लेकर 2007 तक की वैकेंसी में जो बैकलॉग वैकेंसी बनती है, उन बेसिस पे हमारा सिलेक्शन, हमारी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, हमें आईएएस या कोई भी अदर सिविल सर्विसेज मिलनी चाहिए थी। तो कैट ने हमारी कंटेंशंस को अपील किया और 8 अक्टूबर 2010 को हमारा पहला जजमेंट आया। उसमें उन्होंने डीओपीटी को और यूपीएससी को डायरेक्शन दी थी कि वो बैकलॉग वैकेंसीज कैलकुलेट करें और हमारा नाम रिकमेंड करें, हमें अपॉइंट करें। यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी थी, यूपीएससी और डीओपीटी को। पर लेकिन उसके बाद जैसा आपने बताया, मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईआरएस आईटी के लिए बोला। आईआरएस आईटी और एनी अदर सिविल सर्विसेज दोनों ही बातें थी, पर प्राइमरी फोकस तो आईआरएस आईटी का था। तो फाइनली उन्होंने एनी अदर सिविल सर्विसेज के आधार पे हमें आईआईएस दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने समय से आप केस लड़ रहे थे? आपकी तरह और भी मुझे लगता है एक पंकज श्रीवास्तव करके जो जजमेंट जो आया है वो उन्हीं के हाँ जी नाम से आया है। हाँ, कैट में हम लोग, मैं और पंकज थे, और भी कई विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स थे। स्टार्टिंग से 2009 से पहले मैंने केस फाइल किया था, उसके बाद पंकज ने फाइल किया था। तो 2009 में पहली बार हमने केस फाइल किया, उसका जजमेंट 2010 में आया 8 अक्टूबर 2010 को। उसमें हमारी फेवर में अपॉइंटमेंट का ऑर्डर था, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया पूरी तरह। उसमें कॉमन जजमेंट था 8 अक्टूबर 2010 का, उसमें 8 लोग थे, तो उसमें केवल 2 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, डॉक्टर एन श्रवण कुमार और पूर्णिमा जैन। इन दोनों को रिकमेंड किया जो 2008 में हमसे ऊपर थे, पर मुझे और मेरे नीचे पंकज और भी कई लोग थे, उनको अपॉइंट नहीं किया उन्होंने। तो फिर हम लोग दोबारा फिर कैट में गए, क्योंकि हमारे पहले जजमेंट में ही ये क्लॉज था कि अगर किसी को नहीं दिया जाता है तो वो दोबारा अप्रोप्रिएट लीगल फोरम में अपील कर सकते हैं। तो सेकेंड अपील हमने कैट में किया, 2011 में केस फाइल किया।
उसका डिसीजन 30 मई 2012 को आया। उसमें भी कैट ने डायरेक्शन दिया कि उसमें एक एडिशनल इशू आ गया। पहले बैकलॉग वैकेंसीज के आधार पे हमारा अपॉइंटमेंट का ऑर्डर था, अब इसमें ये आया कि जो भी हैंडीकैप, जो भी ब्लाइंड कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स लाता है उसको जनरल में ट्रीट किया जाए, और जो रेस्ट ऑफ द सीट्स हैं वो मस्ट बी फिल अप विथ विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। तो उसमें एडिशनल चीज़ें आ गई, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के मार्क्स लाता है उसको जनरल में ट्रीट करके और विजुअल इम्पेयर्ड कैटेगरी का कोटा फिलअप किया जाए। तो उसके बाद फिर तब भी उन्होंने जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर मैंने कैट में तीसरी बार कंटेम्प्ट फाइल किया, 2012 में कंटेम्प्ट फाइल किया, और 2013 में उसका डिसीजन आया 17 जुलाई 2013 को। उसमें भी कैट ने यही कहा कि आप लोगों ने लेटर एंड स्पिरिट में जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, आपको ये देखना था पहले कि जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स जो लाते हैं उनको जनरल में ट्रीट करना था, और रेस्ट ऑफ द सीट्स रवि प्रकाश गुप्ता एक दूसरा विजुअल इम्पेयर्ड तो कैंडिडेट आपको था 2006 में। हर कोर्ट से आपके फेवर में ही हर जो है फेवर में ही जजमेंट आया था, लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली, अपॉइंटमेंट मिलने में 15 साल लग गए। हाँ जी। आप अगर आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, कैसी आपकी जर्नी रही पूरा अभी तक यहाँ तक आने की। तो आप बेसिकली आपने तैयारी कब शुरू की, और आपकी, जैसे आपने मुझे पहले बताया कि 17 साल की उम्र तक आपकी आंखों की रोशनी थी। जी जी। तो मैं बेसिकली बिहार से हूँ, मोतिहारी में मेरा जन्म हुआ था, मोतिहारी शहर में, और वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई थी। 95 में मैंने 12th किया था, उसके बाद 96 में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। फिर पहले सारे ट्रीटमेंट्स में लगे रहे, हर तरह के पैथ्स में, नहीं हुआ। फिर भगवान के ध्यान में भी रहे, 4.5 साल तक घर में साधना की। फिर जब देखा फाइनली आंखें ठीक नहीं हो रही हैं, तो फिर 2001 में दिल्ली आया मैं। यहाँ मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है सेक्टर 5 रोहिणी में, उसके पीछे एक ब्लाइंड स्कूल है, स्कूल भी नहीं, वो एक NGO है जहाँ हर तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, और जो बाद में लोग ब्लाइंड होते हैं या जो प्रॉब्लम होती है उनको एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है इस लाइफ में। तो वहाँ आया, तो मैं वहाँ पे मैंने ब्रेल सीखा, हिंदी इंग्लिश ब्रेल की टाइपिंग सीखी। 3-4 महीने का कोर्स किया वहाँ, मोबिलिटी की ट्रेनिंग। उसके बाद फिर उसी दौरान मैंने 2001 में वैकेंसी आई थी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो वैकेंसी फिलअप कर दी थी। फिर उसका एग्ज़ाम 2002 में हुआ, और 2003 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। फिर 2003 से मैं जॉब में हूँ, जुलाई 2003 से। कौन सी नौकरी? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 30 हज़ारी कोर्ट का। मैं उस समय LDC की पोस्ट थी, अब वो पोस्ट चेंज होकर JJ हो गई, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट पे हूँ, और 21.5 साल जॉब हो चुके हैं मेरे यहाँ। फिर आपने UPSC की तैयारी, आपके दिमाग में ये UPSC क्लियर करने का कैसे आया? ये मेरे बचपन से ही एम्बिशन था, 4 साल की उम्र से ही मुझे ये करना था, UPSC क्लियर करना था, और उसी एम्बिशन से बचपन से ही हर क्लास में मैं टॉप करता आया था, यही करना था मुझे। पर आंखें ख़राब होने के बाद कुछ समय तक रुक गई मेरी ये पढ़ाई की, और जब मैंने साधना कर पूजा पाठ भगवान से बस आंखों की रोशनी प्राप्त हो, इस चक्कर में रहा। जब ये नहीं हुई तो फिर से मैंने दोबारा जर्नी अपनी स्टार्ट की, पढ़ाई और इस लाइफ को जीने की। तो मैंने फिर से 2001 से ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, 2001 से 4 तक। उस दौरान मैंने कंप्यूटर एजुकेशन भी लिया, कॉरस्पॉन्डेंस से। मैंने यहाँ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो उस समय कॉरस्पॉन्डेंस के नाम से जाना जाता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन भी किया, और साइमल्टेनियसली मैंने देहरादून से कंप्यूटर कोर्स किया 1 साल का। फिर ब्रेल से शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखा, यहीं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के पीछे AICB, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड है यहाँ से। और उसके बाद फिर आपकी जॉब लग गई 2003 से। फिर मेरा ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर था 2003 से 2004, वो मेरे जॉब के दौरान ही हुई कंप्लीट। फिर UPSC की तैयारी शुरू की। कोई कोचिंग वगैरह ले पाए आप? नहीं, कोई कोचिंग नहीं ले पाया, क्योंकि कोचिंग की टाइमिंग ऐसी नहीं थी। एक बार कोशिश की थी मैंने एक सोशियोलॉजी की कोचिंग करें, पर उसकी टाइमिंग ऐसी थी जो मेरा हो नहीं पाता था। तो थोड़ा बहुत बस कुछ महीने ही कर पाया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो ढंग से नहीं हुई। उसके बाद कैसे आप बुक्स कैसे पढ़ते थे, कैसे तैयारी करते थे? बुक्स पढ़ने के लिए मैंने उस समय जो ट्रेडिशनल तरीका था, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग पढ़ते थे, उसको अडॉप्ट नहीं किया। पहले लोग कैसेट से पढ़ते थे, रिकॉर्डिंग किसी से करा के सुन के।
मैंने अपने लिए अपना नया तरीका ढूंढा। मैंने सेल्फ डिपेंडेंस को प्रमोट करते हुए जो चीज़ थी, बुक्स मैंने चूँकि कंप्यूटर कोर्स किया तो उससे सॉफ्टवेयर की मदद से हम सब कुछ सुन के पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में जो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर होता है, जॉर्ज नाम से है और भी कई नाम से है। तो उन सॉफ्टवेयर को हम किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दें तो वो जो भी लिखा होता है कंप्यूटर के स्क्रीन पे वो सब कुछ प्रोनाउंस करता है। जो भी की हम प्रेस करते हैं वो बोलता है। स्पीकर्स की मदद से हम सुन के काम कर सकते हैं। तो जो भी बुक पढ़नी हो उसको नई बुक खरीद के लाना, उसके बाद हर एक पेज को स्कैनर से मैं स्कैन करता था, फिर उसकी फ़ाइल वर्ड की फ़ाइल बनाता था और उस फाइल को मेरा सॉफ्टवेयर पढ़ के सुनाता था मुझे। इस तरह से मैंने पढ़ाई की है और ऐसे ही मैंने तैयारी की है सारी। आपकी यूपीएससी जर्नी क्या रही? कब आपने पहला एग्ज़ाम दिया? कितने मेंस आपने लिखे? मैंने टोटल 7 बार यूपीएससी में अटेम्प्ट दिया है। पहली बार 2005 में दिया था, तो 2004 में ग्रेजुएशन होने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट 2005 में दिया मैंने। 2006 में भी दिया। उस समय मेरी तैयारी भी नहीं अप टू मार्क थी और कुछ ऐसी सिचुएशन होती थी कि मेरा कंप्यूटर ही ख़राब हो जाता था एग्ज़ाम से पहले। तो 2 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2007 में फ़र्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हुआ मेरा और उसके बाद लगातार 5 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। 2007 में, 2008, 2009, 2010, फिर 4 साल गैप के बाद मैंने कैजुअली दिया अटेम्प्ट, फिर भी 2014 में भी प्रीलिम्स मेंस तीनों क्लियर हुए। मतलब 5 बार लगातार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, 2007, 8, 9, 10 एंड 14, और 3 बार मेंस क्लियर हुआ 2008, 10 और 14 में। 2007 में यूपीएससी स्क्राइब देती है हमें मेंस के लिए, उनका अपना स्टाफ होता है और उसकी मदद से हम बोलते हैं, वो लिखते हैं। प्रीलिम्स में भी ऐसे ही स्क्राइब मिलता है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव होता है तो बिना स्क्राइब के लिख नहीं सकते, पर मेंस में भी मैंने स्क्राइब लिया था। पर 2007 में जो मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्पीड उसकी स्पीड से मैच नहीं हो रही है, तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, इस कारण से 2007 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। ये सोचते हुए मैंने 2008 में मैंने खुद ही लिखने का निर्णय लिया और बिना देखे हुए ही मैंने एग्ज़ाम मेंस का खुद लिखा है। मैंने स्क्राइब लिया था, पर स्क्राइब केवल मेरे पास बैठता था, मैं अगर कुछ भूल जाऊं तो वो बताने के लिए मैंने रखा था और क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैंने स्क्राइब रखा था। और जैसे आंखें बंद करके कोई लिख सकता है वैसे मैंने एग्ज़ाम लिखी है सारी। अच्छा, और अभी उससे मैंने क्लियर भी हुआ था। क्लियर आपका 2008 वाले एग्ज़ाम के बेसिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, आपके जैसे और भी लोगों को इस फैसले से फ़ायदा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। वो केस बेसिकली पंकज श्रीवास्तव के नाम से चला था और गवर्नमेंट अपील में उस नाम से ही गई थी, पर वो एक कॉमन ऑर्डर चैलेंज हुआ था कैट का, जो कि हमारे दूसरा कैट का ऑर्डर था जो 30 मई 2012 मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। उस ऑर्डर को गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था। उस ऑर्डर को पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया 2013 में, तो हाई कोर्ट में फर्स्ट डेट पे ही वो डिसमिस हो गया। मतलब हमारे फेवर में जज साहब ने फैसला दिया और अपॉइंटमेंट का उन्होंने भी ऑर्डर दिया था, रूल मॉडिफाई करके, कुछ रूल 17 मॉडिफाई करना था सीएससी 2008 का और अपॉइंटमेंट देनी थी। पर गवर्नमेंट फिर से यूनियन ऑफ इंडिया अपील में गई थी। 2014 में वो अपील में गए। वो पहले सिविल तो जितने भी कैंडिडेट्स थे, टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको आपके साथ इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, इस ऑर्डर से? इस ऑर्डर से एज ऑफ नाउ फिलहाल तो 4 लोगों को फ़ायदा हुआ है। अच्छा, चारों के चारों आईएएस सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, चारों को आईआईएस मिला है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, जो ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है वो मिला है। वो अच्छा, मिला है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आता है। तो अभी इससे पहले भी आप एक सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन हाँ अभी जी, आप जो है ग्रेड ए के ऑफिसर हो जाएंगे। हाँ जी। तो अभी आपने ज्वाइन कर लिया है, कैसा रहा उसके बाद? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद से कैसा जीवन आपका बदला? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने से तो बहुत खुशी हुई। इट वाज ए लॉन्ग ड्रीम कम ट्रू। पर फिर भी इतने मुश्किलों के बाद एक हर चीज़ मिलती है और इतने प्रॉब्लम्स आती हैं कि कोई भी खुशी पूरी तरह एंजॉय नहीं कर सकते। 15 साल वेस्ट होने के बाद लाइफ का इतना स्ट्रगल में बीता, अब उसके बाद भी जजमेंट 3 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, वो भी थोड़ा डिले हुआ। अब ये सिस्टम में ऐसा ही होता है। फिर 8 जुलाई का जजमेंट था, 7 अक्टूबर तक मिलना चाहिए था, पर फाइनली ये 18 दिसंबर को सर्विस एलोकेट हुई है मुझे और 27 दिसंबर को अपॉइंटमेंट ऑर्डर, फॉर्मल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी मिली है। अभी आप भविष्य से क्या सोच रहे हैं? भविष्य से आपकी क्या इच्छाएं हैं? क्या आपकी प्लानिंग है?
क्योंकि आप चूंकि आप एक सरकारी नौकरी से शिफ्ट करेंगे दूसरी सरकारी नौकरी में, जी। आपका परिवार भी है। सबसे पहले परिवार को आपने बताया होगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनकी क्या प्लानिंग है? अभी तो हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप है जॉब ज्वाइन करना, क्योंकि एक दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में मैं जॉब कर रहा हूँ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो यहाँ से जब तक रिलीव ना हो तब तक वहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते। वो प्रोसेस चल रहा है। मैं वीआरएस लेना चाहता हूँ और वहाँ टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए कहा गया है। इस इशू के रिजॉल्व होने के बाद यहाँ से फॉर्मली छोड़ने के बाद लिविंग लेटर लेके फिर मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारी ट्रेनिंग के लिए एडजस्टमेंट, मुझे अप डाउन करना होगा। यहीं दिल्ली में ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है IIMC, वहाँ पे जाना है JNU के पास। यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा रोहिणी से। तो अभी फ़िलहाल ये देखना है वहाँ शिफ्ट होकर रहना है हॉस्टल में या यहाँ से अप डाउन करना है, क्योंकि मेरे पास फैमिली की भी जिम्मेदारी है। मैं अकेला ब्रेड अर्नर हूँ और अकेला गार्जियन भी हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी, फैमिली को भी देखना है, वो भी प्रायोरिटी है और ट्रेनिंग भी प्रायोरिटी है। तो फिलहाल एक एक स्टेप जाना है हमें। यहाँ से रिलीविंग होके फिर वहाँ ज्वाइन होने का देखना है, फिर वहाँ ट्रेनिंग करनी है। और आपके जो बाकी साथी हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी जब आप एक जो जजमेंट है आपके फेवर में आया? क्या बातचीत हुई आप लोगों की सबसे? बस 2 ही लोग कैंडिडेट थे हम लोग जो इस फाइट में थे। लीगल बैटल हमने कंटिन्यू रखा, पंकज श्रीवास्तव और मैंने, शिवम कुमार ने। बाकी जो लोग और लोगों को जिनको भी मिला है वो, उनको तो, उनके लिए तो बहुत बिगेस्ट सरप्राइज़ था। उनको तो पता भी नहीं था कि कोई केस चल रहा है और उनके फेवर में उनको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। क्योंकि पंकज श्रीवास्तव एंड उसके अबव जितने कैंडिडेट्स थे उनको अपॉइंटमेंट का ऑर्डर था, तो पंकज श्रीवास्तव वाज लास्ट, तो उसके ऊपर, उसको और उसके ऊपर देने थे। तो इसलिए सबको, सारे कैंडिडेट्स को मिला है। और उनमें से मैं ऊपर था तो मुझे पता था, क्योंकि मैं भी लीगल बैटल में था। लेकिन मेरे नीचे जो कैंडिडेट थे, मेरे और पंकज के बीच में, और मेरे से जो ऊपर कैंडिडेट थे, उनको पता ही नहीं था। तो उनको ढूंढ के अभी दिया गया है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। भगवान जब देता है तो वो वाली कहानी थी। उनको तो बहुत खुशी हुई। खुशी हमें भी बहुत ज़्यादा हुई, पर हमें स्ट्रगल कर करके खुशी मिली है, उनको और बिना स्ट्रगल के बिना स्ट्रगल के ही मिली है। तो आपके जैसे जो और लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो सरकारी नौकरी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो केस है अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है दूसरे लोगों के लिए। जी। तो जैसे मैंने फॉलो किया है, मैं तो एक लेट ब्लाइंड हूँ, मेरी आंखें 96 में ख़राब हुई है। तो सबसे पहले मैंने अपने पैरों पे खड़ा होने का सोचा, इसलिए सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब हासिल की। उसके लिए जो टाइपिंग करना था या सीखना था, शॉर्ट हैंड सीखना था, और एजुकेशन तो मेरी पहले से ही उस लायक थी कि मैं बिना तैयारी के भी कम्पीट कर सकता था। पर थोड़ी सी मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब हासिल किया ताकि मेरी लाइफ सिक्योर हो। उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू की और सिविल सर्विसेज में जा पाया। और अगर मैं पूरी तरह से केवल तैयारी करके गया होता तब तो स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट हो जाता, और इतनी हो सकता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं होती, मैं जनरल कैटेगरी में टॉप में आ सकता था अगर मैंने फुल फ्लेजेड तैयारी की हुई होती। पर जो नौकरी के साथ साथ जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है रात में, और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए जितना कर पाया मैं वो कर पाया। तो मैं भी किसी को भी यही चाहूँगा कि सबसे पहले जो भी अपनी प्रिपरेशन हो, किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करें तो पहले अपनी लाइफ सिक्योर करें। जो भी जॉब मिले, क्लैरिकल भी पहले मिलती हो तो पहले वो लें, हासिल करें। एक बार पैरों पे खड़े हो जाएं, उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर करें। क्योंकि अगर सिविल सर्विसेज में 1 साल, 2 साल, 4 साल और अटेम्प्ट्स हो जाएं, और अनफॉर्चुनेटली अगर या तैयारी ना होने के कारण अगर सिलेक्शन ना हो तो पूरी तरह लाइफ स्पॉइल ना हो, तो वो तैयारी करने के दौरान वो एग्ज़ाम देते देते आप उससे नीचे की भी एक जो पेपर्स हों उनको भी, कंपटीशंस को, उनको भी कम्पीट करें, ताकि लाइफ सिक्योर रहे। कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिलना तो लाइफ सिक्योर होना होता ही है, और ख़ासकर जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं और जो या बाकी हैं। अदरवाइज आजकल प्राइवेट में भी बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। प्राइवेट में भी लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और सेल्फ एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी कर सकते हैं। फिर भी जो मेरी अवधारणा थी वो मैंने बताई। जैसे कि आपने मुझे हमारी बातचीत के दौरान बताया कि आप विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, उनके अधिकारों हाँ की जी, बात हाँ जी। करते रहे हैं। अब यूपीएससी में भी 1% रिजर्वेशन है, लेकिन उतना पूरा हो नहीं पाता। तो क्या आप ऑफिसर बनने के बाद भी
इस धारा पे काम करते रहेंगे, इस अपने तरीके के लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे? हाँ, मैं सबके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ही काम करना चाहूँगा, केवल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ही करूँगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं, सारी जैसे कि ह्यूमैनिटी आपने के लिए करना जी, चाहूँगा। जी, जी। जो जैसे भी आपने जेन्युइन केस है, जिसको भी, जहाँ कहीं किसी के भी अधिकारों की रक्षा करनी हो वहाँ करूँगा। जो भी जो सही है, जो एज़ पर रूल है, जो एज़ पर लॉ है, जो होना चाहिए मैं उसको कराऊँगा। जैसे आपने बोला कि अगर सिस्टम सिस्टम में ऐसा सुधार है। लाऊँगा, सिस्टम में स्ट्रगल करना, ये मेरी शुरू से ही फाइटिंग स्पिरिट रही है। और मैं भगवान के लिए को धन्यवाद कर देता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी इंडोमिटेबल स्पिरिट दिया है, जिससे मैं लड़ने की और लड़ के जीत हासिल करने की मेरे अंदर ये रही है भावना। और मैं यहाँ रहते रहते, कोर्ट में भी काम करते हुए, मैंने यहाँ 4 दिनों का की स्पेशल कैजुअल लीव सारे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिजेबल एम्प्लॉयज़ के लिए करवाया। इसके लिए मैंने 6 साल तक यहाँ स्ट्रगल किया है, सिस्टम में रहते हुए सिस्टम से फाइट करना, और फाइनली मुझे सफलता मिली। धन्यवाद देता हूँ मैं यहाँ के कंसर्न जो ऑफिसर्स थे, जिन जुडिशियल ऑफिसर्स, जिनके सहायता से ये काम हुआ, जिनके कृपा से कि मैं इम्प्लीमेंट कराने में सफल रहा। उसके अलावा और भी मैंने यहाँ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लिया है, वो भी रूल इम्प्लीमेंट करा के कुछ प्रमोशन में रिजर्वेशन का, उसके लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। पर फाइनली जब तक सफलता मिले नहीं, तब तक मैं अपनी लड़ाई जारी रखता हूँ। और इससे और आने वाली सर्विस में भी आती है। 15 और ब्लाइंड कैंडिडेट भी यहाँ अपॉइंट हुए हैं 2018 में। वो उसके लिए भी मैंने वैकेंसी रिजर्व कराने के लिए संघर्ष किया बहुत। अब 46 साल की उम्र में आप IAS ज्वाइन करने वाले हैं, और यही लड़ाइयाँ आपकी, मैं आशा करूँगी कि लड़ाइयाँ खत्म हो, बेहतर आपको सिस्टम जो है ट्रीट करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। दीप्रिंट से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। बाकी देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दीप्रिंट के साथ।